एनीवन जिसको भी लग रहा है कि आई कैन एक्सप्लेन बेटर अबाउट द पर्पस ऑफ द ईआर। मैं नाम लेके पूछूं? तो फिर शिवम। शिवम सोनी। आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। आपका ऑडियो नहीं है, अभी अभी आ रहा है, बताइए। तो वही सारी नहीं। जी सर। प्रिंटिंग शिवम इंडस्ट्री में शिवम। क्या? यस सर। थोड़ा तेज बोलो शिवम। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है सर कि सारी चीजें बिखरी होती है। ठीक है। तो अपन एक सॉफ्टवेयर के अंदर हर चीज को सेंट्रलाइज डाटा के रूप में जैसे मास्टर क्रिएट करके उन सारे प्रोसेस को एक ही सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक जिससे है। टाइम कंज्यूमिंग और इफिशियंसी बनी रहती है। गुड। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। बहुत सारे कंपनीज में प्रॉब्लम है, लाइक स्कैटर्ड डेटा है, डेटा ही नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं, वो सेंट्रलाइज नहीं है। तो वो सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एक सिंगल और सेंट्रलाइज सिस्टम में ऑर्गेनाइज करते हैं। अल्टीमेटली वो होता ना कि बहुत सारी चीजें जब अलग अलग जगह होती है तो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, एक किसी के पास में, एक किसी के पास में। तो हम जब भी कोई सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम में क्या होता है कि सारी चीजों को हम लोग एक सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। करेक्ट। और कोई है जो बताना चाहेगा? अपनी जो नई टीम जो ज्वाइन किया है उसमें इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? कृतिका। कृतिका आप बताइए। उसके बाद में नीलेश आप बताना। सर ईआरपी इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेसेस करते हैं ईआरपी अगर नहीं होता है तो। जैसे डिले हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट जो रहता है वो नहीं होता, एक्सेल का यूज करते हैं तो। ठीक है। डन। ठीक है, फिर शुरुआत के 5-10 मिनट हम लोग इसी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमने अभी तक जो किया है उस पे कितना आपकी पकड़ आई है। ये जानना बहुत जरूरी है। आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो आप ईआरपी को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। और फिर जब कस्टमर हमें क्वेश्चन करता है ना, तो हमारे पास में इसके आंसर्स नहीं होते। सुरभि आप बताइए। हमने कल ईआरपी ये के पर्पस के यस। बारे में समझा था कि ईआरपी क्यों। आप बताइए तो कितना समझ जैसे में कि आया। यस, जैसे कि मैनुअल वर्क जब अपन करते हैं, कोई कोटेशन वगैरह निकालते हैं, तो हम्म। उसमें मिस्टेक्स हो जाती है हमारी, तो यह जो हम्म। रेट आना है कभी हम्म। कभार ऊपर नीचे हो जाता है। और हम्म। अगर हमने ईआरपी यूज किया तो उसमें हमारे रेट वगैरह वन टाइम सेट करते करते हैं, बस उसमें अपने को कुछ मिनिमम चीजें उसमें एंटर करके अपने को वो अप्लाई करके उसका कॉस्ट एस्टिमेशन पूरा टोटली प्रॉपर वे में आ जाता है। तो एक तो जो ये चीज। मैनुअल वर्क, हाँ। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैनुअल वर्क में और ईआरपी में ये चीजें डिफरेंशिएट हो जाती है और हमारा वर्क जो है इजी हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग जो है, जैसे कि हमारा टीम वर्क है। अभी हमारी 7-8 लोगों की टीम है, पर्टिकुलर किसी पर्सन को अगर हमने पर्टिकुलर वर्क दिया तो उसमें वो प्रॉपरली कर पाएगा, उसमें मिस्टेक होने की चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे कि कोई प्रॉपरली हमें यहाँ पे डेटा मिल जाता है, जैसे कि किया है किसी पर्सन की कन्वर्सेशन में अगर गैप हो जाए तो हमें समझ में नहीं आता है कि इसका आगे प्रोडक्शन के लिए गया है कि नहीं। अगर हमने ईआरपी में देखा तो वो प्रॉपर वे में हमें डेटा भी मेंटेन मिलता है और उसका क्लियरिटी भी मिल जाती है। तो अल्टीमेटली जो पर्पस है ना हमारे ईआरपी का, वो एक ही है, और वो है चीजों को सिस्टमेटिकली, आई एम अगेन रिपीटिंग, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना, जिसकी वजह से यस। हमारे जो जो हमारे जो क्लाइंट है, हमारे पार्टनर्स है, ग्रोथ पार्टनर जिनको बोलते हैं, उनका काम आसान हो जाए। ठीक है। अगेन आई एम यूजिंग यस। सिस्टमेटिकली। सिस्टमैटिक। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये तो काम की नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं पर्पस, मैं कह रहा हूं ना, कल भी ये मैंने बताया था कि वाई अगर आपने बता दिया ना कि क्यों करते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ट्रेनिंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। आज हम थोड़ा समझेंगे मास्टर्स के बारे में सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ये कोर फाउंडेशन है हमारे पूरे ईआरपी के सक्सेस का। ठीक है, डन। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे और उसके बाद में ईआरपी पे शिफ्ट होंगे। तो आज हम समझने वाले हैं पर्पस ऑफ मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। आप सबको पता होगा हमारे ईआरपी में बहुत सारे मास्टर फॉर्म्स है, करेक्ट यस है? सर। बहुत सारे मास्टर यस फॉर्म्स सर। है। कोई मुझे बता सकता है कि ये मास्टर फॉर्म क्यों बनाए हमने? ललिता मैडम, आप सबसे ज्यादा इस पे काम करती हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये मास्टर कॉन्फ़िगरेशंस का पर्पस क्या है? मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का पर्पस ये है कि जैसे एक साथ अपना डेटा ईआरपी में इंपोर्ट हो जाएगा, उनको मैन्युअली ईआरपी से वन बाय वन क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूं कि क्रिएट क्यों करते हैं, ये मास्टर क्रिएशन क्यों रखा है हमने? हमने प्रोसेस बताई है, मैं ये फिर से पूछ रहा हूं कि क्यों मास्टर क्यों क्रिएट करना है? और इसको लेके सबसे ज्यादा हमारा मतलब हमारा जो स्टार्टिंग है ना, वहीं पे हम लोग लैग करते हैं, वो है मास्टर क्रिएशन। करेक्ट। सबसे ज्यादा टाइम आपने आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा हमारा टाइम कंज्यूमिंग कहाँ है? मास्टर क्रिएशन में। मास्टर में। करेक्ट। लेकिन क्यों है फिर भी हम लोग उसको हटा नहीं पाए? मतलब इतनी अगर प्रॉब्लम है तो हमें तो हटा देना था ईआरपी से, क्योंकि हम तो हमारे कस्टमर की, हमारे जो पार्टनर्स है उनकी लाइफ को आसान करने के लिए है ना। तो यहाँ तो और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं उनकी लाइफ को। तो एक साथ में डेटा नहीं डालना पड़े वो उसको लेके हमने एक्सेल में लिया और इंपोर्ट कर दिया। लेकिन क्यों किया? क्योंकि अगर वो मास्टर डेटा ही नहीं देंगे तो आगे की जो भी प्रोसेस है, अपनी इन्वेंट्री हो गया, कोटेशन हो गया, वहां पर डिटेल कहाँ से आएगी, डेटा कहाँ से आएगा, क्लाइंट का डेटा कहाँ से आएगा, सप्लायर का डेटा कहाँ से आएगा। एग्जैक्टली तो ये क्लाइंट और सप्लायर क्रिएट करना क्यों है? मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक्सेल मतलब इंपोर्ट ही क्यों करना है? मैं तो टाइप कर सकता हूँ ना, जब भी आएगा कस्टमर का नाम टाइप किया हो क्या मेरा का। तो फिर पर्पस ईआरपी का बाय। मतलब ही क्या, मतलब पर फिर मतलब मतलब ही क्या है ईआरपी का, अगर आपको सब चीज मैन्युअली वहां पर डालनी है, एट ए टाइम ही डालनी है, फिर मतलब क्या है ईआरपी का, फिर तो वो मैन्युअली वर्क हो गया ना। करेक्ट। ठीक है। दुर्गेश जी आप बताइए। हेलो। जी। हाँ जी, मास्टर डेटा एक बेस मटेरियल, बेस डेटा होता है, मतलब ईआरपी का एक जो बेस होता है वो मास्टर डेटा होता है। क्योंकि अगर किसी भी कोटेशन को या किसी भी वर्किंग स्टार्ट करने के लिए उसका एक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए ना, तो वो अपने ईआरपी को एक बेसिक डिटेल इंफॉर्मेशन कस्टमर की चाहिए। क्योंकि हम लोग कभी कभी वर्किंग सिनारियो में हम लोग अपना ईआरपी लगवाते हैं, तो उनका क्या डेटा है, वो किस प्रमाइसेस पे और किस मटेरियल पे काम कर रहे हैं हमको नहीं पता। तो हम्म। ईआरपी में वो सारे मास्टर डेटा को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और वो एक्यूरेसी के साथ करना होता है, जिससे अपना प्रॉपरली सिस्टम मैनेज हो पाए, और उनका भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे वो आ पाए, सारा डेटा मैनेज हो जाता है उनका। थैंक तो यू सो बेस होता है मच। अपना ईआरपी का। अभी भी मुझे है ना वो कॉन्क्रीट रिप्लाई नहीं मिला कि करते क्यों है, क्यों मैं करना बता है? रहा हूँ सर। जी हेलो तरुण बताइए। सर, इसमें जैसे कि अपन एक तो एक्यूरेसी नहीं आती है कि बार बार अगर मान लीजिए अगर किसी भी एक्सेल फाइल में मेंटेन कर रहे हो तो बार बार डेटा डालना पड़ रहा है। करेक्ट। तो एक तो एक्यूरेसी क्लियर होती है। एक होता है रिपीटेशन, कि एक तो आपका, एक्यूरेट डेटा हो गया, ठीक है। यस, ऑटोमेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक क्योंकि है। एक बार अगर मास्टर में आप डेटा सेट करोगे तो वो एक्यूरेट में आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब आपकी जो इंटीग्रेशन है आपके मॉड्यूल्स में, फंक्शंस में, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो फिक्स कर दिया, तो किस जगह से क्या उठाना है, वो दूसरा एक रीजन हो गया। वेरी गुड। डुप्लीकेसी नहीं होती वो मास्टर डेटा की। डुप्लीकेसी नहीं होती, तीसरा रीजन। वेरी गुड। अभी आया ना? सेंट्रलाइज सिस्टम दैट होता इज, है डेटा का। हाँ, एक एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया उसमें, सेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, कि एक ही सर जगह पे सारी चीजें स्टोर हैं। हाँ कोमल। बार बार मास्टर डेटा जानकारी। ऐसा डेटा होता है कि वो बार बार यूज आता है, करेक्ट। हर प्रोसेस में यूज आता है, तो उसको बार बार मतलब डालने की बजाय हम एक बार सेट कर देते हैं ताकि उसको जस्ट सेलेक्ट करो या ऑटोमेटिक वो आ जाए। तो करेक्ट। इजी हो जाता है काम, वेरी गुड। टाइम ट्रांजेक्शन कंज्यूमिंग स्पीड बढ़ होता है। जाती है ईआरपी में उससे। उसका उसमें जो जो होता है रिपोर्ट्स रहती है गलतियों की उसमें भी एक संभावना। थोड़ा एक एक सा, एक करके, एक एक करके, एक एक करके। बनवारी आप बताइए पहले। हाँ, उसमें गलतियों की संभावना नहीं होती है। एरर्स की प्रॉब्लम मतलब संभावना नहीं होती, क्योंकि आपने जो फिक्स करना था एक बार फिक्स कर दिया, वो बार बार आप नहीं करोगे,
तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टैंडर्ड हो गया ना। स्टैंडर्डाइजेशन अगेन है, जब कोई चीज स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ना, तो उसमें एरर खत्म कर देते हो, आप फिक्स कर देते हो कि यही रूट है, तो एटलीस्ट उस रूट में जाने से आपके प्रॉब्लम नहीं होंगे। आपको इसी तरीके से काम करना है, तो वो वैलिडेटेड प्रोसेस हो जाती है। ठीक एक है। एक और स्टैंडर्डाइजेशन होता का है मतलब क्या है? हाँ, रिपोर्टिंग जो होती है ना, उसमें आसानी हो जाती है उससे अपना। देखो रिपोर्टिंग जो होती है ना, वो मास्टर नहीं ट्रांजेक्शनल डेटा की होती है, तो हाँ, हाँ, वो रिपोर्टिंग मास्टर के के आधार पे। इस हाँ, रिपोर्टिंग में एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए तो रिपोर्टिंग जो है आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कि आपने कहीं विक्रम लिखा, कहीं विक्रम कुमार लिखा, अब दोनों है एक ही, करेक्ट, दोनों है एक ही, लेकिन आगे जाके दो दो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ। सर ठीक है। लिंकिंग एंड इंटीग्रेशन इजी होता है। हाँ, तो एक दूसरे पे जहां जिसकी जरूरत है उसकी लिंकिंग आसान हो जाती है, वो भी ठीक है। तो ये देखिए ईआरपी में अपने है ना बहुत सारे मास्टर्स फॉर्म हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग के फॉर्म हैं, यहाँ पे एडमिन की सेटिंग है, ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है। बट हम इस पे जंप करने की बजाय हम जंप करेंगे यहाँ पे सेंटर, तो कस्टमाइज ईआरपी बिहेवियर, सेट रूल्स लाइक दिस फाइनेंशियल ईयर, कॉस्टिंग मेथड्स और अप्रूवल हायरार्की। पर्पस क्या है मास्टर का? सेंट्रलाइज, अलाइन विद बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है। कंट्रोल एक्सेस एंड सिक्योरिटी, डिफाइन यूजर रोल्स, परमिशंस एंड मॉड्यूल एक्सेस। कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं मास्टर, और इनके जैसे यूजर मास्टर की बात करते हैं हम लोग, तो उसका एक पर्टिकुलर पूरा फिक्स रूल कर दिया। अगर हमारे पास में कुछ सेव्ड इंफॉर्मेशन नहीं होगी किसी के बारे में, तो इसको ईआरपी का कितना एक्सेस देना है, कितना उसको यूज में डलवाना है उस पर्टिकुलर पर्सन से, वो नहीं समझ में आएगा अगर हमने ये नहीं किया तो। ठीक है। इनेबल ऑटोमेशन, जैसे ऑटोमेशन की बात करिए आपने, ऑटोमेशन है, और एक सिस्टम जो होता है ना, वो स्केलेबल हो जाता है। इंपॉर्टेंस इसके बेनिफिट ये है कि हायर एक्यूरेसी आ जाती है, ह्यूमन एरर नहीं होते, क्योंकि बार 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 है ना हमें वो टाइप नहीं करना पड़ता। जब प्री सेट होती है ना, तो वो प्री सेट पे उसकी वैल्यू एंड लॉजिक जो है ना वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। आप सब एक्सेल यूज करते हैं? एक्सेल यूज करते हैं ना हम लोग? यस यस सर। तो एक्सेल यूज करते हैं, तो एक्सेल में अगर आप फॉर्मुलेशन या कुछ भी यूज करते हैं तो कैसे होता है? आपने कहीं एक जगह कोई डेटा रखा है, उसके वहीं पे आप फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर वो कहीं फिक्स नहीं है आपका, आपका कहीं अगर वो जो जहां से डेटा रेफरेंस उठाना है, अगर वो फिक्स नहीं है, तो क्या आपका फॉर्मूला काम करेगा? नो सर। नहीं करेगा ना। आपने कहीं सम का फॉर्मूला लगाया है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया है, तो अगर आपका वो डेटा कहीं एक जगह फिक्स नहीं किया, तो वो तो मतलब रेफरेंस फिक्स नहीं किया, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अंदर डेटा क्या है। आप डॉलर का साइन क्यों लगाते हैं एक्सेल में? जब भी आप कोई फॉर्मुलेशन लगाते हैं तो एक डॉलर का साइन लगाते हैं, आपको पता है ये क्यों लगता है? एनीवन? सब्स्टिट्यूट करने के लिए। एग्जैक्टली वो फिक्स रेफरेंस को फिक्स करने के लिए, कि वो वहां से ही, बस उसके बाहर नहीं कहीं घूमे। अगर आपने वो नहीं किया, आपने फॉर्मूला जैसे नीचे ड्रैग किया, तो वो उसके साथ में नीचे 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 जंप करेगा। क्लियर? तो उसको फिक्स करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। तो कहीं पे भी जब भी आप, यहाँ पर्पस मेरे बताने का है ना, मैं इसके बाद में बताऊंगा, ये दो तीन चीजें और कर लें हम लोग पहले डिस्कशन में। एक तो रहता है कि एक्यूरेसी आती है, ऑपरेशंस फास्ट हो जाते हैं हमारे। कैसे? क्योंकि चीजें जहां कस्टमर का नाम चाहिए वहां कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लिया। आप इमेजिन कीजिए कि मैं 4 वर्ड टाइप करता, ठीक है, तो मेरा टाइम निकलता वहां पे। प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चीजें फिक्स हो गई, कि मैंने विक्रम कुमार लिखा हुआ है तो पूरे लाइफ लॉन्ग वो विक्रम कुमार ही रहेगा। करेक्ट? तो उससे स्टैंडर्डाइजेशन आता है। ठीक है। इम्प्रूव डेटा जो डिसीजन मेकिंग जो होती है, जैसे बनवारी सर ने बताया था अभी कि स्टैंडर्डाइजेशन के बाद में जब रिपोर्टिंग सिस्टम और ये सब जो होती है वो हमारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसमें एकदम फिक्स स्टैटिक स्टैंडर्ड डेटा निकलता है। ठीक है। इजियर ऑडिट एंड कंप्लायंसेस, जब भी ऑडिट्स या कुछ भी होती है, तो आपके यहाँ पे डेटा अगर स्टैंडर्डाइज है किसी पर्टिकुलर मास्टर, या जैसे कस्टमर का नाम फिक्स है, सप्लायर का नाम फिक्स है, तो जब भी ऑडिट आए, तो उसमें जब भी होगा कि नहीं मुझे इस कस्टमर के बारे में बताओ, अगर मैं आपका कस्टमर, मैं आपके यहाँ पे आया, सर मुझे मुझसे रिलेटेड है ना, मैंने पिछले 1 साल में कितना काम करवाया वो रिपोर्टिंग चाहिए, तो आपको सिर्फ मेरा नाम लिखना है, विक्रम कुमार, और पूरी रिपोर्ट
डन। ये का ये अगर मैंने कहीं टाइप किया होगा तो किसी ने विक्रम के लिख दिया, किसी ने विक्रम कुमार लिख दिया, किसी ने विक्रम लिख दिया, तो कैसे होगा? करेक्ट। तो अल्टीमेटली हमारे मास्टर का पर्पस क्या है, क्लियर हुआ? तो सबसे पहले जब भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें, जैसे आपकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन टीम, एक हम है ना किक ऑफ मीटिंग करते हैं, करेक्ट? किक ऑफ मीटिंग में हम सबसे पहले उनको प्रोसेसेस बताते हैं कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं पूरा, राइट? उसके साथ में जब भी हम, सर हमने आपको कुछ फाइल्स भेजी हैं, वो फाइल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा या करूंगी, वो फाइल क्यों है क्या है उस मीटिंग में मैं बताऊंगी या बताऊंगा। जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करने बैठे तो सबसे पहले काम ये करना है, पर्पस बताना है उसका, उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि सर देखिए, आई अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे अभी तक, क्योंकि उसको और कितना अच्छा कर सकते हैं इसके लिए हमने ये पूरा एक ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट करने के लिए स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम है ना सर ये मास्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि ये मास्टर की इंपॉर्टेंस है क्या। हमें मास्टर टाइम पे नहीं मिलते, हो सकता है उसमें 10% चांसेस ये भी है कि उनको उसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी सॉफ्टवेयर लिए, जितने भी सिस्टम इंप्लीमेंट किए होंगे ना, उसमें किसी भी तरीके का डेटा इंपोर्ट आज दिन तक उन्होंने किया ही नहीं। आप टैली खरीदते हैं, आप किसी नॉर्मल कुछ कुछ डिजाइनिंग के उन्होंने टूल खरीदे होंगे, कुछ भी खरीदते हैं आपने देखा होगा, एक सिंपल प्रोफाइल बन गई और उसके बाद में पूरा ओपन छोड़ देते हैं, वहां पे इंपोर्ट का कोई फैसिलिटी होता नहीं है। तो उनके दिमाग में ये अभी तक क्लियरिटी आई ही नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। सर कस्टमर मास्टर दे दो, कस्टमर मास्टर दे दो, उससे पहले अगर हमने ये इंपॉर्टेंस बता दी, हो सकता है कि हमारी प्रोसेस 10-20% और अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले क्या बताना है, हर चीज का पर्पस क्यों कर रहे हैं ये पहले बता दो। कि सर देखिए, हम जो ये डेटा लेंगे इससे क्या होगा, आपको बार बार टाइप नहीं करना। शुरुआत में हम ये जो डेटा ले रहे हैं आपसे एक्सेल में, तो आप एक एक करके बनाओगे तो ये तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, 1 महीना तो आपको सिर्फ डेटा बनाने में लगेगा। करेक्ट। वो बोलेंगे कि मैं तो बाद में करूंगा, सर बाद में कर लेना भले, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि जब भी आप कोटेशन बनाओगे तो कोटेशन किसके लिए बनाया, ठीक है, उसका अगर फ्यूचर में रेफरेंस चाहिए तो आपको कस्टमर के नाम से सेव करना पड़ेगा, तो कहाँ करना पड़ेगा, तो आप हर बार उसी कस्टमर का नाम अगर सेव करोगे तो टाइम लगेगा, उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, सर आपकी डेटा डुप्लीकेसी हो जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट? तो हर चीज आप भले 2 स्लाइड बना के, जीपीटी बहुत हेल्प करता है, मैं जो कंटेंट ले रहा हूं मैं देता हूं प्रॉम्प्ट और वो मुझे फॉर्मेटाइज करके देता है। मोस्टली चीजें मेरी जो निकलती है ना वो मैं पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा एक लाइन पे लिख दिया कि ये दो। जहां पे मैं ब्लैंक हूँ, बहुत ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं ब्लैंक हूँ और मैंने सीधा चैट जीपीटी को बोल दिया। तो टूल्स यूज कीजिए आप। हम दूसरों को टूल सिखाते हैं, हम खुद ही कई बार टूल्स यूज नहीं करते। तो वहां पे हर चीज का ये क्यों कर रहे हैं, जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन की ट्रेनिंग दे रहा है तो क्यों करना है कॉस्ट एस्टिमेशन, सबसे पहले पर्पस बताइए। इससे आपके ट्रेनिंग देने का जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने बहुत सी बार कुछ स्टोरीज ऐसी सुनी होगी जिसमें है ना जो स्टोरी टेलर रहता है या जो भी कोच कोई भी रहेगा ना, वो ऐसे घुमा के कान पकड़ता है अपना, वो बात सीधी भी लैंड कर सकते थे, लेकिन क्यों करते हैं ऐसा, वो इसलिए करते हैं कि आप कनेक्ट करो उसको, आप परसीव करो उसको, ठीक है ना, डाइजेस्ट करो उसको, इसीलिए वो घुमा के कान पकड़ते हैं। मैं आपको एक दो ऐसे वीडियो भेजूंगा जिसमें 5 मिनट तक तो किसी को कुछ समझ में आया नहीं, एक सेंटेंस जैसे उन कोच ने बोला और कट से समझ में आ गया कि अरे हाँ 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 हाँ, सबने तालियां बजाना चालू कर दिया। तो उसने रोका भी कि अरे भाई रुको रुको रुको, मैं यहाँ पे भजिया तलने थोड़ी आया, मैं यही बताने आया हूँ, ठीक है। तो इसके बेनिफिट आपको सबसे पहले बताने हैं। आपको फंक्शनल पार्ट सीखना है, फंक्शनल पार्ट इज ऑल डिफरेंट, वो तो सामने ही है। इसका लिंकिंग कहां से कैसे है वो आपका, आपको आपकी मेमोरी, आप कितना प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करता है। करेक्ट।
ऐसा। तो ये मास्टर के पर्पस जो है ना, वो आपको सबसे पहले ब्रीफ करने हैं कि इस मास्टर का ये पर्पस ये है। सबसे पहले मास्टर क्यों चाहिए सर, इसका पूरा पर्पस डिफाइन करिए, फिर एक एक करके आप बता सकते हैं कि सर चलो कस्टमर मास्टर है तो सर देखो कस्टमर मास्टर आप कोटेशन बनाओगे आप, या डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर डालोगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा। करेक्ट? क्लियर? यस। डन। तो अभी मुझे है ना कोई बता सकता है कि मास्टर के चार पांच अपन ने जो बेनिफिट्स या पर्पस बताए थे वो क्या है? राहुल मूवेल, आप इम्प्लीमेंटेशन में हैं राइट? इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट में। अच्छा। थोड़ा आप लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं क्या? ठीक है। तो आपके पास में हेडफोन या कुछ है? हाँ सर, लगा हुआ है। हाँ, थोड़ा आप ऊंचा बोलना, बहुत कम आवाज आ रही है। तो आपको क्लियर हुआ कि हम जो मास्टर्स जो बेसिक जो फाउंडेशन है अपने ईआरपी का वो है उसके कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन अच्छे हैं ना, मार्क माय वर्ड, आपकी अगर एरर्स आ रही है ना वो एरर 30-40% तक कम हो जाएगी। आपको मैं ये बता दूं कि अपनी ईआरपी में एरर्स ज्यादा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि कोई कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग था इसलिए वो वहां पे उसने कुछ थ्रो कर दिया मैसेज, और हमें लगता है कि वो एरर है। यूजर को क्या लगता है? वो एरर है। यूजर को कोई नहीं कुछ नहीं समझता ये कि ये मैसेज है या एरर है। कई बार तो बताना पड़ता है कि सर ये मैसेज है, ठीक से पढ़ो। तो आपके किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी फील्ड है तो वो फील्ड का पर्पस आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। और वो फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इतना भी ध्यान रख लिया मास्टर में, आप अगले 7 दिन अगला जो भी इंप्लीमेंटेशन आप हाथ में लो ना, तो एक चीज इंश्योर कर लेना कि कोई भी अगर आपके पास में मास्टर है, उस मास्टर के कॉलम को ठीक से ऑब्जर्व कर लेना, समझ लेना, और कोई भी फील्ड खाली मत छोड़ना। आप 7 दिन बाद में मुझे खुद आके बोलोगे कि सर बहुत स्मूथ चल रहा है। बहुत सारी बार आपने ये देखा होगा कि सर इसमें ये फील्ड मिसिंग है, बहुत सी बार ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने बैठे जबकि हमारे पास में वो ऑलरेडी ऑप्शन होता है कि वो ड्रॉप डाउन फिक्स कर सकते हैं हम लोग। सेल्स ऑर्डर में मैंने, और यहाँ अपने परचेज ऑर्डर में मैंने बहुत सी बार देखा है कि HSN ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, हमने ये नहीं समझा, हमने ये कॉन्फ़िगर ही नहीं किया कि हमारा जो मटेरियल जहां से आ रहा है वहां पे ये फिक्स। आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट क्यों कर रहा हूं, जबकि ये तो हर बार फिक्स होता है। किसी भी आइटम का कोई जीएसटी परसेंटेज है तो वो तो फिक्स होता है, तो वो बार बार वहां ऐसा क्यों आ रहा है? तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस क्यों नहीं आते? लेट गो नहीं करना है चीजों को। अगर कुछ हो रही है तो आप पूछिए। मैं ना दुर्गेश की एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। दुर्गेश सुन रहा है मीटिंग में। शुरुआत में दुर्गेश वॉज हेसिटेटिंग आस्किंग द क्वेश्चंस। मैंने एक ही चीज बोली थी कि देखो दुर्गेश, आप जब भी पूछोगे ना तो कुछ चीजें होगी। पहली चीज है, या तो आप जो कह रहे हो वो ठीक है, या तो आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। दो ही चीजें होगी, आपका पॉइंट या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। एक्सेप्ट हुआ तो वैसा है, आप फर्म हो गए कि हाँ ये ऐसे ही होता है, और रिजेक्ट हो गया तो आपको क्लैरिटी आएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट की। एक डेमो में मैं फंस गया था एक कैलकुलेशन में। बहुत सी बार कैलकुलेशन में फंसता हूं मैं, लेकिन एक बार ऐसा फंसा, उन्होंने बोला कि आप डेमो कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले की बात है, और आपको यह भी क्लियर नहीं है कि इस फील्ड का पर्पस क्या है, ये फील्ड कैसे कैलकुलेट होती है। जबकि आई एम द फ्रंट फेस, मैं सबसे पहले कस्टमर से इंटरेक्ट होता हूं। आप इमेजिन कीजिए कितना एम्बेरेसिंग मोमेंट रहता है जब कोई पूछता है कि इसका पर्पस आपको ही नहीं पता। तो बहुत सी बार हमें, अगर हमारे कस्टमर स्किप करते हैं ना, सर किसी एक्सपर्ट को भेजिए, आपको पता है आप खुद अपने आप में एक्सपर्ट हैं। आप ईआरपी जितना जानते हैं कोई नहीं जानता ना उनके ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम ही इसलिए इसलिए हमारे पास में जो लोग हैं वो बहुत अच्छा जानते होंगे ईआरपी की फंक्शनैलिटी जितना दुर्गेश जी, महेंद्र जी, महेश जी, विष्णु, ये सब जो जानते हैं, हमारी डेवलपमेंट टीम जो बनाती है वो भी नहीं जानती होगी। नहीं पता। नहीं पता प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी ट्रेनिंग देने जाते हैं तो आपके बेसिक्स क्लियर थे क्या?
कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है सर, ये कैलकुलेशन मेरे लिए नहीं है, आपको वो हैंडल करते आना चाहिए, उसके भी मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स, कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो क्या करना। हम डेमो में करते ही हैं कि कई बार अगर मेरी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, ठीक है, तो इसको मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलूंगा, कभी ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग पूरी होने के बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, वरना कोई क्लिप काट के इधर उधर कहीं दे दी तो। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे अभी, कुछ भी काम हाथ में लें, कहीं पे भी प्रेजेंटेशन देने जाएं तो आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, हाथ में काम लिया क्यों करना है ये, एक सिर्फ सवाल क्यों करना है, 1 मिनट का मंथन और आपकी पूरी क्लियरिटी। वो रहता ना कि वेल बिगनिंग इज हाफ डन, क्यों है ऐसा, क्योंकि आपने प्रिपरेशन के साथ में अगर स्टार्ट किया ना तो आपको कस्टमर कम कम मतलब होता है ना, आपकी अथॉरिटी पहले ही सेट हो जाती है। आप जब हर पर्टिकुलर फील्ड को बहुत सही से नरेट करते हो ना, बताते हो इस फील्ड का पर्पस ये है सर, इस फील्ड का पर्पस ये है, हम यूजुअली मास्टर एक्सप्लेन करते हैं तो क्या बताते हैं, मैंने प्रैक्टिकल देखा है, यहाँ सर कस्टमर का नाम है, यहाँ पे लेजर नेम है, यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1 2 एंड 3, ठीक है, और कस्टमर हमें हर बार एक ही लाइन में पूरा का पूरा एड्रेस देता है। 90% केसेस में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो उनके एड्रेस को 3 कॉलम में स्प्लिट करता ही नहीं है। होता है ना ललिता मैडम, आप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रही होंगी, मोस्टली आप ही बैठ के उनको सारा स्प्लिट करने बैठ जाते हैं हम लोग, कि नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, यहां से ये 2 कॉलम में दीजिए, 3 कॉलम में दीजिए। और वहां पे हमें ये बताना पड़ेगा कि आप अगर ये पर्पस बता दिया ना अपन ने कि ये 3 अगर कॉलम में डेटा देंगे, तो आपको देखो विजुअलाइज करवाइए आप अपने ईआरपी के, सर देखो आप 3 कॉलम में अगर दोगे ना तो इस तरीके से अलाइंड आपका पूरा एड्रेस दिखेगा। आपको है ना कुछ मास्टर्स जो है ना वो आपको इस तरीके से बताने पड़ेंगे जिससे कंपनी की रेपुटेशन भी दांव पे लगती है। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप जब भी कुछ भी अपने यहां से अपने कस्टमर को देते हैं, अपने क्लाइंट को देते हैं ना, आप अपने कस्टमर या अपने क्लाइंट को देते हैं ना, तो वो ये सामने वाला इंश्योर करता है कि आप चीजें कैसी रखते हैं, आप कितना ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपके काम करने के तरीके से ये समझ में आता है कि आप कितना ऑर्गेनाइज्ड होंगे काम को लेके। कई लोग अपने प्रिंट फॉर्मेट को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं, स्पेशली परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट, आपका पैकिंग स्लिप और इनवॉइस। एक अभी हमारे एक साउथ में कस्टमर है, एक लाइन नहीं आ रही थी उसके लिए उन्होंने 2 महीने खींच ली है। आपको पता है क्यों, क्या फर्क पड़ता है एक लाइन से, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है ना मेरे कस्टमर तक जाता है, वो मेरा कस्टमर उस प्रिंट आउट को देखता है, वैलिडेट करता है कि वो कितना सही से बना हुआ है। समझे आप? इसीलिए वो इतना पर्टिकुलर है कि नहीं नहीं इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है। विजयश्री, मैं प्रिंट आउट जो है, विष्णु आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने जो प्रिंट आउट बोला तो उन्होंने बोला कि आप अलाइनमेंट तो ठीक करो, इसका यस। गैप तो ठीक करो, क्यों, क्योंकि उनका पूरा मतलब, मैं एक पर्टिकुलर कस्टमर को लेके नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो डॉक्यूमेंट को इतना पर्टिकुलरली इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा बाहर जाता है डॉक्यूमेंट, वो अंदर के डॉक्यूमेंट को एक बार के लिए चला लेंगे, लेकिन बाहर जाने वाले डॉक्यूमेंट्स पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टैंडर्ड फॉलो करता हूं कि वो प्रिंट आउट जब किसी के उनके हाथ में जाएगा ना तो फील आना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ बना के दिया है। इसीलिए जो हम ये प्रिंट आउट्स वगैरह बनाते हैं, ये क्यों इतना एकदम सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि सुंदर चीजें अट्रैक्ट करती है। आप जब भी एक्सेल बना के देते हैं, अगर आपकी एक्सेल अपना ट्रैकर कितना अच्छा बना हुआ है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, डेटा डालते हैं आप उसमें बहुत अच्छा सिस्टमेटिक लगता है ना, तो आपको भरने में भी मतलब होता है ना अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं इसको भरना चाहिए। कस्टमर के पास में जाता है तो वो कितना एकदम सही से मतलब उसको परसीव करता है कि हाँ इनका रिपोर्टिंग सिस्टम है, क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो सेकेंडरी हो जाता है, फिर कैसे कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डन।
तो हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स बने हुए हैं। आइटम मास्टर है, लेजर्स हैं, प्रोसेस मास्टर है, मशीन मास्टर है, कैटेगरी मास्टर है, डिपार्टमेंट मास्टर है, यूजर मास्टर है, प्रोडक्ट ग्रुप मास्टर है, वेयर हाउस मास्टर है। ये सारे मास्टर्स दिए हुए हैं। हमने कुछ चीजें सेटिंग्स में रखी है और कुछ चीजें एडमिन में रखी है। मेरे पास में एक पूरी लिस्ट है। सो सून विल बी अलाइनिंग ऑल द मॉड्यूल्स। वो कैटेगराइज कर देंगे और अच्छे से हम लोग। ठीक है, तो आपको मोस्टली चीजें मास्टर्स में मिलेगी, या एडमिन पैनल में कुछ रहेगा तो एडमिन में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज एक दो मास्टर्स जो है ना उसको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं, रील मास्टर। अभी मेरी टीम, अपनी अपनी टीम ये बताइए कि रील मीन्स व्हाट। रील क्या होता है? और ये रील मैं बता भी चुका हूं कि मतलब रील और रोल दोनों एक ही हैं, और इसका यूज कहीं ना कहीं कुछ काम के लिए होता है। ये समझू क्या? अक्षय, अक्षय की तरफ से कोई बोला? ये सर रील सर एक रॉ मटेरियल होता है जो जिसका अपन यूज करते हैं सर। अच्छा, रॉ मतलब मटेरियल क्या अपन होता नहीं है? यूज करते हैं रॉ मटेरियल क्या होता है? सर, जिससे भी कोई चीज बनाई जा सकती है, जैसे कोई भी बिल्कुल चीज ठीक है। बनाने जैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है सर। रॉ, रॉ मटेरियल क्यों बोलते हैं उसको? आज सर है ना, क्योंकि वो आज है बना ना हुआ ही हम नहीं ना मास्टर, सर। आज है ना मास्टर के किसी भी फॉर्म को नहीं समझेंगे। आप मुझे दो चीजें है ना बताओगे कि व्हाट इज, आपने एक चीज मतलब होता ना, कुछ वर्ड सुने होंगे, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल। व्हाट इज द डिफरेंस? रॉ मटेरियल क्या है और कंज्यूमेबल क्या है? सर जो रॉ मटेरियल होता है वही कंज्यूमेबल होता है। अच्छा, मैं बताऊं सर। कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल होता है। ठीक है श्रीरूप। सर जिस प्रकार, म्यूट करो। हेलो, हम्म। आई एम ऑडिबल नाउ? वेरी मच। हाँ, जिस प्रकार आप खाना रहता है, खाना जब आप बनाने से पहले सब्जियां लाते हो तो सब्जियां रहती है रॉ, पकने के बाद क्या हो जाती है, खाना बन जाती है, सब्जी बन जाती है जो खाने योग्य रहती है, वो कंज्यूमेबल। तो यही अंतर रहता है रॉ में और कंज्यूमेबल में, बेसिकली अपन कह सकते हैं। तो जो अपना प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसमें आप पेपर देखते हो, खाली ये पेपर भी है, बट ये पेपर जो है प्रिंटेड नहीं है, प्रिंटेड है। पर आप जो खाली सिंपल पेपर लेके आओगे जो कि रील बेसिकली जो घिर्री रहती है उसके ऊपर पेपर लपटा रहता है, वो बेसिकली रील रहती है। ये अभी अपने सीट फॉर्म में कोर पेपर बोलते है हैं उसको, जिसमें कोर। प्रिंटिंग है। तो ये जो है अपना क्या कहते हैं, कंज्यूमेबल्स नहीं कहती, ये रेडीमेड मटेरियल है और वो जो है रॉ मटेरियल है। कंज्यूमेबल्स का अगर नॉर्मल अगर मीनिंग बोलेंगे तो ऐसा जो कि कंज्यूम किया जा सके। एनीवन एल्स? सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सर जो सेमी प्रोसेस्ड सेमी इंग्रेडिएंट प्रोसेस्ड का फिर यूज से अलग करते हो हैं। गया। एक जैसे ही वर्ड आप बोलोगे मैं उसके पर्पस, मतलब मुझे है ना उसकी डेफिनेशन चाहिए। आपने सेमी फिनिश्ड बोला, सेमी फिनिश्ड क्या होता है? जैसे कोई माल मटेरियल बनाओ किसी चीज से, पर उससे कोई और चीज बनाई जाती है, जैसे प्रोडक्ट बनता है जिससे। नहीं, वो तो रॉ हो गया ना। हाँ वही सर, कच्चा माल जो भी होता है रॉ मटेरियल। सेमी फिनिश्ड क्या होता है फिर? आपने सेमी फिनिश्ड बोला था अभी। नहीं, सेमी फिनिश सेमी प्रोडक्ट बोला। सेमी अच्छा, मतलब सेमी सेमी प्रोडक्ट। मटेरियल बोला मिक्सचर, मिक्सचर मतलब। सर। मिक्स होता है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक एक करके बताना है। बनवारी आप बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल? देखो, रॉ मटेरियल तो कच्चे माल को बोलते हैं हम लोग। कच्चा माल, और कंज्यूमेबल? देखो, रॉ मटेरियल तो कच्चे माल को बोल दिया अपनों ने, है ना। ठीक है। सेमी कच्चा माल फिनिश, लाइक आप एग्जांपल दो ताकि टीम को समझ में आए अपने प्रिंटिंग इंडस्ट्री के यू नो उस पे, कंसेप्ट पे। जैसे अपनी ये शेड हो गई, क्या शेड हो गई? मतलब शाई बनती है ना, शाई वाई हो गया, पेपर हो गया। पेपर हम्म। बनने के टाइम जो वो गुद्दी होती है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं कच्चा माल। गुद्दी हम्म। गुद्दी जो होती है उससे फिर रील बनती है। ठीक है। तो ये तो अपना कच्चा माल हो गया, है हम्म। ना। और सेकंड था सेमी फिनिश्ड इन द सेंस कि मतलब मिक्सअप जो बन जाता है एक बार, जो उसका कुछ प्रोसेस जो बनती है ना, उसमें कुछ मिक्स होके जो बनता है उसको सेमी बोलते हैं। आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है। अब मेरे को इसकी ठीक, क्लियरिटी पूरी 100% नहीं बोल कोई सकता बात मैं, नहीं, कोई लेकिन आपने अटेम्प्ट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पेपर कौन सा था?
तीसरा सेमी फिनिश्ड। सेमी फिनिश्ड का ही बताया था मैंने। और कंज्यूमर अच्छा जो होता ठीक है, है, कंज्यूमर मतलब उसका तो मतलब कंज्यूमेबल, कंज्यूमर तो जो कंज्यूम करता है वो हो गया। उसका मेरे को पूरी क्लियरिटी नहीं है। ठीक है सर ये तो जी। है रॉ। भूपेन जी ने है ना स्टोर्स बहुत अच्छे से हैंडल भी किया है। भूपेंद्र जी आप बताएंगे प्लीज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम्म। तो एक बहुत कॉमन ये है ना, सारे मास्टर्स के पार्ट है। मेरा रॉ मटेरियल का डेटा है ना, मैंने दे दिया था आपको। मेरे कंज्यूमेबल का डेटा दे दिया था। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो है ना, ये कई बार क्लियर नहीं होते हैं, उसकी वजह से भी कंफ्यूजन होती है। रॉ मटेरियल क्या, कंज्यूमेबल क्या, आप बताइए भूपेन जी। हाँ जी। हम्म देखिए, मटेरियल जो रहता है कि कोई भी मटेरियल यदि कहना चाहिए कि एक तरह से अगर मिल में बन रहा है तो वो हम्म। उनके लिए फिनिश्ड मटेरियल है, वो नहीं नहीं कंज्यूमेबल नहीं नहीं, मतलब आप एक। उधर कनेक्ट मत करो, सिंपल डिफाइन करना, अदरवाइज टीम कंफ्यूज हो नहीं, जाएगी। मैं वो ही चीज डिफाइन कर रहा हूँ। असल हाँ में क्या है कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कंज्यूमेबल उनके लिए ठीक है, आप बना है। बताइए। हाँ। बट वहां से जब आगे बढ़ा तो वो एक हम्म तरह से रॉ मटेरियल है। वो जब हमारे मतलब किसी भी प्रिंटिंग प्लांट में जब आता है तो हम्म वहां पे उसको किसी भी कंज्यूम करने लायक बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है, हम्म। जिसके बाद वो कंज्यूमेबल कहलाता है। ठीक है। जॉब कंज्यूमेबल जैसे कि कोई पेपर है उसका एक बार यूज हो गया, तो जैसे कि कोई जॉब के लिए रॉ मटेरियल पड़ा है उसका अपन ने यूज कर लिया तो वो एक जॉब के लिए कंज्यूम हो चुका है। जैसे कि इंक हो गया, अपन ने हम्म। उसको यूज कर ली तो वो कंज्यूम हो गया ना उसकी जॉब के लिए, वो दूसरी बार काम नहीं आ सकती है। मेरा वर्ड आपने अगर ठीक से समझा हो, आप एंड उस पे आउटकम पे चले गए। कंज्यूमर या कंज्यूम नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कंज्यूमेबल्स। हर कुछ मटेरियल ही है ना। सेमी फिनिश्ड जो होता है वो भी मटेरियल है, फाइनल प्रोडक्ट बना वो भी मटेरियल है, वो फिनिश गुड्स मटेरियल है। मटेरियल इज मटेरियल। मेरा सवाल था सर कि रॉ और कंज्यूमेबल्स में क्या फर्क है। कंज्यूमेबल से ये भी हो सकता है कि जिसका एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये मैंने गूगल किया था, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं इसको। सर हाँ सर ठीक है, बोलिए बोलिए। क्लियर नहीं बोला ना तूने, क्लियर नहीं सर बोला। जो हमारे केस में है रॉ मटेरियल, जो पेपर होता है वो है रॉ मटेरियल, और जो रियल फॉर्म में आता है वो कंज्यूमेबल है। रियल मशीन को इज डायरेक्ट हम ऑल्सो। फीड कर सकते हाँ तो मैं इसको है ना थोड़ा सिंपली डिफाइन करता हूँ। रॉ मटेरियल जो होता है ना, बेसिकली वो होता है जिससे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो हैं। यस। प्रोडक्ट शेप में फॉर्म होगा। अब वो पेपर हो सकता है, रील हो सकती है। अगर आप उसकी बात करें, जैसे फ्लेक्सो में है तो रोल जो है वो रॉ मटेरियल हो गया। और रॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके उसके बाद में जैसे ही हमें मिला, उसके बाद में हम उस पर कुछ प्रोसेस करने वाले हैं, इसीलिए वो रॉ है। हमारे लिए अगर हम लोग प्रिंटेड भी अगर रोल लाते हैं कि भाई ये प्रिंटेड रोल लिया, इस पे कुछ प्रोसेसेस करेंगे, वो हमारे लिए रॉ ही हुआ। क्लियर। और जो कंज्यूमेबल्स होते हैं ना, वो कंज्यूमेबल जो होते हैं उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट या ऐसी कोई चीज बनती नहीं है, वो प्रोसेसेस में कंज्यूम हो जाते हैं। आप समझे। जैसे हमारी इंक है, वार्निशेस हैं, इसका कोई फिजिकल शेप या कुछ भी नहीं दे सकते हम लोग, बराबर। लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने के लिए नेसेसरी थे, तो वो उस प्रोसेसेस में कंज्यूम हो गए, इसलिए वो कंज्यूमेबल है। क्लियर। यस। तो ये डिफरेंस है। सिंपल। तो कोई रॉ मटेरियल बोले तो बेस मटेरियल जो है ना, आप ज्यादा दिमाग वहां पे भी मत लगाना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी आएगी दिमाग में कि ये भी तो कंज्यूम होता है, ये कैसे। नहीं, सिंपल। अपना जो पेपर फिल्म जो रहती है फ्लेक्सो रोटो में, फ्लेक्सो ग्रेवियर में, तो वो हमारा रॉ मटेरियल है। इंक, वार्निशेस और ये बाकी की जो चीजें हैं ना, दोज आर दी कंज्यूमेबल्स। ठीक है, जो किसी भी प्रोडक्ट में लग जाती है, फिजिकल शेप में नहीं। वो मतलब होता है ना, मेन प्रोडक्ट के सपोर्टिव मटेरियल्स होते हैं, इसलिए उनको कंज्यूमेबल बोलते हैं। सेमी फिनिश से मतलब होता है कि आपने कुछ सेलेक्टेड प्रोसेसेस कंप्लीट करी है। जैसे उसमें 5 प्रोसेस होनी थी, आपने 3 करके रख लिया, तो मतलब पूरी आपकी प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हुई, तो वो सेमी फिनिश्ड हुआ। एक फिनिश्ड गुड्स होता है, मतलब वो फाइनली रेडी प्रोडक्ट है, सेलेबल प्रोडक्ट है, इसको डायरेक्टली आप सेल कर सकते हैं। लेकिन सेमी फिनिश्ड है, मतलब वो सेमी का मतलब होता है ना, सेमी मतलब आधा, पार्ट हुआ है बेसिकली। पार्ट मतलब फिनिश जो होता है ना, इनकम्प्लीट है वो, पूरा नहीं है। इनकम्प्लीट है।
पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, यस क्लियर? यस सर यस सर।